हेलो, अब सबको बोलना पड़ेगा, सब लोग इंटरेक्ट करेंगे। देखिए कल हमने जो पढ़ा गया था वो वर्क और हीट, ठीक है। तो वर्क डन का फार्मूला वहां से क्या निकल के आया था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ठीक है। एक्सटर्नल ऑपरेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क डन पता चल जाएगा। साइन कन्वेंशन का हमने बताया था कि अगर सिस्टम पे हम वर्क करेंगे तो वर्क डन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हम हीट देंगे तो वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। या हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, वो भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W क्या लेंगे यहाँ पे हम, नेगेटिव। और हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो Q की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मान लो कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और मान लो इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स वगैरह भरे हैं और ये गैस एक्सपैंड हो, मान लो बाहर से हम हीट दे रहे हैं, बाहर से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं और गैस एक्सपैंड कर रही है। तो बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा? ये बोलो तुम लोग, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो जब ये हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे Q क्या होगा, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा क्योंकि गैस एक्सपैंड करेगी, तो W क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 12 atm प्रेशर एक्सपैंड आइसोथर्मली। तो यहाँ पे एक्सपैंड लिखा हुआ है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? तो W पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, ठीक है। Isothermally against constant external pressure or constant external pressure of 2 atm so that final pressure of gas becomes 2 atm. Find the work done. तो आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, ये पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस रखी हुई है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, यहाँ पे आइसोथर्मली वर्ड मेंशन्ड है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है और कितना कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बोल रहा है इसके इनिशियल इसका वॉल्यूम V1 कितना है, 5 लीटर है। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर। और इनिशियल प्रेशर अभी गैस का कितना दे रखा है, P1 = 12 atm दे रखा है। एक्सपैंड आइसोथर्मली, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये पिस्टन कहां मूव करेगा, ऊपर या नीचे? प्लीज बोला करो यार, तुम तो बोल क्यों नहीं रहे? वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब एक्सपैंड जब करेगी ये गैस तो पिस्टन कहां मूव करेगा, ऊपर। आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और ये जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चंस में, 2 atm दे रखा है ना। सो दैट फाइनल प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स 2 atm, मतलब जब ये गैस एक्सपैंड हो चुकी होगी, जब गैस का एक्सपेंशन हुआ होगा, तो बताओ यहाँ पे क्या रहा है कि फाइनल प्रेशर कितना हो जा रहा है गैस का, 2 atm हो जा रहा है, ठीक है, यानी ये P2। अच्छा, ये बताओ हम लोग पढ़ाएंगे तब PV = क्या होता है, nRT होता है। n कांस्टेंट और कांस्टेंट, तो TP कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल है, तो वेरिएबल्स कौन होंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में तुमको गिवन क्या है, इनिशियल प्रेशर गैस का दिया है और इनिशियल वॉल्यूम दिया है गैस का, है ना। और जब गैस एक्सपैंड हुई है तो उस केस में कह रहा है कि जो फाइनल प्रेशर है वो 2 atm आ रहा है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब V2 हमको पता नहीं है इसमें, यही पता। और एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है। वर्क डन का फार्मूला बोलो क्या होता है, -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। तो W = -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, मतलब -P एक्सटर्नल इन ब्रैकेट V2 - V1। यही आप लिखेंगे कि नहीं? बोलिए, इसमें से हमको कौन-कौन से डेटा पता है? क्या एक्सटर्नल प्रेशर हमको पता है? पता है। क्या हमको V1 इनिशियल वॉल्यूम पता है? इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता है। क्या हमको फाइनल वॉल्यूम पता है? फाइनल वॉल्यूम नहीं पता है, इसे निकालना होगा। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालेंगे। बोलो ये nRT तो कांस्टेंट होगा ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि PV = कांस्टेंट, PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब P1 V1 = P2 V2। बोलो लिख सकते हैं ना ऐसे।
तो यहाँ से हम क्या V2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है और फाइनल प्रेशर पता है, तो हम यहाँ से V2 निकाल लेंगे। जो V2 आएगा वो यहाँ पे हम वॉल्यूम V2 को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और करते हैं तो वहाँ पे इक्वेशन अगर यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से V2 बराबर क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन P2। तो यहाँ से P1 कितना दिया है 12 ATM और V2 कितना दे रखा है, अच्छा P1 V1 कितना दिया है 5 दे रखा है। फाइनल प्रेशर कितना दिया है 2 2 6 12 6 5 का कितना आएगा 30, ये आ जाएगा लीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम पता चल गया। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, K2 की वैल्यू निकल गई, V2 की वैल्यू निकल गई है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है 2, फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आ गया 30 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा -2, 30 से 5 दिया कितना बचेगा 25, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -50। यूनिट बोलिए, यूनिट किसमें आएगी जल्दी बताओ, लीटर एटीएम, यूनिट आएगी लीटर, ये हमारा आंसर। अच्छा लीटर एटीएम अगर जूल में बोलता है तो जूल में निकाल सकते हैं, बोलो जूल में बोलता है तो निकाल सकते हो ना, ठीक है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इंटरनल एनर्जी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। आइए देखिए इंटरनल एनर्जी होती क्या है। सपोज करो कोई सिस्टम, कोई अपने आप में क्या है एक सिस्टम है, सपोज करते हैं कि ये जो मोबाइल है ये अपने आप में एक सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, तो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल पॉसिबल एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। अब टोटल पॉसिबल एनर्जी क्या क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अच्छा तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा mgh नहीं होता है, पढ़ाए होंगे सब सही, हाँ। तो इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसके अंदर एटम से मिलकर बना होगा, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनके अंदर भी एनर्जी होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होगी न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसे और डिटेल अंदर चले जाएंगे तो ढेर सारी एनर्जी मिलेंगी, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल पॉसिबल एनर्जी होती है वही क्या कहलाती है इंटरनल एनर्जी कहलाती है, समझ गए। तो वही डेफिनेशन वही है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। बट बेसिकली इसमें हमको मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से लेके चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कह दिया जाए कि चलो इस सिस्टम का एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, अगर हम आपसे पूछे कि इस सिस्टम के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, क्या बता पाएंगे एग्जैक्ट? नहीं बता पाएंगे। तो हम चेंज निकालते हैं, हम बस जैसे ये देखते हैं कि पहले इसके अंदर कितनी रही होगी और बाद में कितनी रही होगी, बस हम चेंज निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट लिखी हुई है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का नहीं निकाल सकते, यानी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्या फाइंड कर सकते हैं? हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं अभी इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो हम कभी भी किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंटरनल एनर्जी का क्या निकालेंगे? चेंज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो पिछले पॉइंट्स है कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है और कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ पॉइंट ये रखा है कि ऑर्डर ऑफ इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, गैस में, लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। जैसे कि मैंने बताया मेनली हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब ये सब एनर्जी होंगी बट ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेंगे, कम वैल्यूज होंगी, इनकी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो गैस की केस में ज्यादा होगी देन लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट्स है, ये तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चैप्टर्स जो है फिजिक्स में भी है, तो आपको पता होगा उससे कुछ रिलेट ऐसा फॉर्मूला आंसर सब तुमको डराइव करके बताएंगे, ठीक है। तो उसका परेशान नहीं होगा। यहाँ लिखा है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी, टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है।
मोनोटॉमिक आइडियल गैस का एग्जांपल लियो। मोनोटॉमिक मतलब ऐसी आइडियल गैस जिसमें सिर्फ सिंगल एटम्स हो, सिंगल एटम्स भी होंगे, मतलब सिंगल एटम्स, ढेर सारे सिंगल एटम्स के होंगे, जैसे मान लो हीलियम, ठीक है ना। तो उस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? हीलियम की। तो मोनोएटॉमिक है ना। डायटॉमिक जैसे O2 हो गया, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन, वो सब की बात है। तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R into T। तो यहां से अगर देखेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? टेंपरेचर पर डिपेंड कर रही है। तो एक पॉइंट याद रखना है सिर्फ आपको कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे। फिजिक्स में बता दें इनका डेरिवेशंस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वगैरह पढ़ाएंगे वहां पे सर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको टिक स्टार बना दो इस पॉइंट को। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, आइसोथर्मल में टेंपरेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेंपरेचर कितना आएगा? 0। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं ये चीज, फिर भी बता रहा हूं, हालांकि गलती मत करना। अगर हम आइडियल गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंशन कराएं और आइडियल गैस का आइसोथर्मली कंप्रेशन कराएं तो उस केस में डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? 0, क्योंकि चेंज इन टेंपरेचर कितना होता है? 0। समझ गए? तो आइडियल गैस के केस में क्या याद रखना है कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा, अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में आइडियल गैस का एक्सपेंशन होगा या आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल गैस का कंप्रेशन होगा, उस केस में इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पूरा थ्योरेटिकल है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां देखो मैं एक पॉइंट लिख रखी है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, बस सिर्फ एक इस पर बेस्ड होता है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे, मतलब जो साइंटिस्ट लोग जो ऑब्जर्वेशन किए उस पर बेस्ड है। इसका कोई क्या प्रैक्टिकल प्रूफ बताओ? तो प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। इससे हम सब जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता और ना ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो और ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़े हो कि एनर्जी जब एक मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो वहां पे क्या होता है? 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफर होती है, रिमेनिंग 90% क्या होती है? ऑर्गेनिज्म मतलब यूटिलाइज कर लेता है अपने एक्टिविटीज के। कहने का मतलब ये कि 10% कैसे जा रही है इसका कोई प्रूफ नहीं, ठीक है ना। तो जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ये सब ऑब्जर्वेशन पे है, कोई इसका फॉर्मल प्रूफ नहीं है। फर्स्ट जो आता है इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वो आज से हम शॉर्ट में फ्लॉट बोलेंगे। इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रॉबर्ट मेयर और दूसरे थे हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। शुरू से रटे होंगे कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही बिगाड़ी जा सकती है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है उस पूरी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। याद रखो मैंने बताया था कि यूनिवर्स को अगर हम सिस्टम मान लें तो सराउंडिंग हाइपोथेटिकली उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब सराउंडिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बस होगा क्या? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी। जैसे सन है, सन से एनर्जी कहां पे आ रही है? अर्थ पे आ रही है। फिर अर्थ से एनर्जी जितने जो भी मान लो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, मान लो लिविंग प्लांट्स है, वो सन से एनर्जी आ रही है, उसको ट्रैप कर लेना केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसकी मान लो डेथ हो जाती है तो फिर वो एनर्जी कहां चली जाएगी? स्पेस में, और स्पेस किसका पार्ट है? यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो क्या कह सके? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी की कभी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता कर सकते, केवल हम चेंज निकाल सकते हैं, ठीक। एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है और ये एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एनर्जी का ऑर्डर क्या है? गैस में सबसे ज्यादा होगी, देन लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे। अगर आइसोथर्मल कंडीशन कर दिया जाएगा तब वहां उस केस में अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में आइडियल गैस एक्सपैंड करती है या कंप्रेस्ड होती है तो आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T 0, डेल्टा E मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है? नहीं, ये हाइपोथेटिकल है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दिया था रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। किस पर बेस्ड होता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही निकाली जा सकती है,
बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से भी कन्वर्ट होगी, यानी पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। ठीक है, डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताइए स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। कुछ समझे? अरे कुछ समझे क्या? क्या समझे? क्या समझ में आया इससे? इस पे आया कि क्वेश्चन? हाँ, कि वर्क पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, लेकिन इन दोनों का सम स्टेट फंक्शन है। समझ गए? हाँ, तो डेल्टा ई जहां लिखते हो ना वहां पे और करके लिख देना Q प्लस W। ये क्या होंगे बेटा? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। बच्चे हाँ देखो, कंक्लूजन ऑफ कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला अपने को पढ़ना है यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बहुत ध्यान सुनते चलना, याद नहीं करना, एक भी मत याद करो इसको। हम तो कहते हैं एक भी याद मत करो, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, यही होता है ना? ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई भी क्या होगा? कांस्टेंट। तेज बोलो, क्या होगा? ई भी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो ई भी कांस्टेंट, तो डेल्टा टी क्या होगा? 0। तो डेल्टा ई भी क्या आएगा यहाँ से? 0। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलिए, यहाँ से दो चीज हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस W, या हम यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस Q। और कोई दिक्कत है? लिखो, इसको नोट करा लें, लिख लो जल्दी से। बोलूं मैं? इतना पहले लिख लीजिए आप लोग। बोले? बोलो, देखो देखो, मैं डाल के लिखना इसमें, लिखना इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको देखो पहले, Q यहाँ पे प्लस है ना, पॉजिटिव है, W नेगेटिव है, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब जो हीट एनर्जी हम सिस्टम को देंगे तो सिस्टम एक्सपैंड करेगा, मतलब गैस एक्सपैंड होगी, तो हीट एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो लिखना इन आइसोथर्मल प्रोसेस डैश देके फर्स्ट पॉइंट लिखना, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम is equal to work done, is equal to work done by the system, is equal to work done by the system। देखिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, क्यों क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो हीट एनर्जी वहां से क्या होगी? सिस्टम से रिलीज होगी। तो नेक्स्ट लिखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system, work done on the system is equal to heat released out by the system, is equal to heat released out by the system। देखिए, चलो हम देखते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात याद रखना है। इसमें देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, पहले तो इसको स्टार बना देना क्योंकि इसमें सवाल आया हुआ है, रटना नहीं, मैंने कहा ना एक भी याद नहीं रखना, बस ये
देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0। वर्क डन का फार्मूला कल हमने पढ़े थे W -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, तो डेल्टा V 0, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्सटर्नल से तो वर्क डन भी जाएगा 0, तो वर्क डन आ जाएगा 0, तो यहां से डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसके बराबर आएगा Q के। जनरली Q यानी हीट पाथ फंक्शन होता है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट कैसा फंक्शन होगा स्टेट फंक्शन। रिक्वेस्ट में नोट डाल के लिखना, heat is a state function in isochoric process. Heat is a state function in isochoric process. Heat is a state function in isochoric process. हो गया? नेक्स्ट लाइन से देखो, देखना heat given to the system, heat given to the system in isochoric process, heat given to the system in isochoric process is equal to increase in internal energy. Heat given to the system in isochoric process is equal to increase in internal energy. हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आओ देखो, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, और जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पे Q क्या आएगा 0। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो बताओ यहाँ से Q क्या होगा 0, तो डेल्टा E बराबर क्या आएगा 1 टन आएगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी is equal to work done on the system, W पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो डेल्टा E क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, वर्क कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा फंक्शन हो जाएगा स्टेट फंक्शन। और इतना लिखो, बोले देखो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन is a state function. In adiabatic process work done is state function, work done is a state function. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, in adiabatic process work done on the system is equal to increase in internal energy. Work done on the system is equal to increase in internal energy. देखिए नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। अब कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस। पहले आइए समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेट मान लेते हैं A, ठीक है। इसका इनिशियल प्रेशर T1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस में इसको लेके गया है, मतलब या तो हमने वॉल्यूम को या टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज करेंगे तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। पढ़े थे हम लोग कि अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। हम इसका स्टेट चेंज करते जा रहे हैं वेरियस प्रोसेस के थ्रू। इसका स्टेट चेंज किए, ये चेंज हो गया स्टेट बी में, फिर चेंज हुआ स्टेट सी में, ठीक है, फिर चेंज हुआ स्टेट डी में, फिर चेंज हुआ स्टेट ई में, फिर फाइनली जो है चेंज होकर आया लौट के स्टेट ए में। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम डिफरेंट चेंजेस होने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, यानी कि सिस्टम का जो पहला स्टेट था बाकी सारे चेंजेस होने के बाद वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। यानी ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट जो पहले था और फाइनल स्टेट भी उसका वही था, तो हम बोलेंगे वो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगा।
ठीक है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में देखो, मान लेते हैं इनिशियल स्टेट, इसका इनिशियल स्टेट बताइए। इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं E1 है, और जो फाइनल स्टेट होगा साइक्लिक प्रोसेस में, जो फाइनल स्टेट होगी उसकी भी एनर्जी क्या E1 ही आएगी। तो यहाँ पे डेल्टा E बराबर कितना आएगा 0। अब थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से भी पता है कि सिंस डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो यहाँ से डेल्टा E तो 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, तो Q इज इक्वल टू माइनस W, और हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस Q। क्या ये बिल्कुल आइसोथर्मल जैसा कंडीशन हो गया? तो उसमें मैंने लिखवा रहा हूं, तो यानी दो केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 0, यानी कि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, या लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। लिख लीजिए। अब एक लास्ट पूछा है आइसोबैरिक प्रोसेस, इसके बाद शॉर्ट में कंक्लूजन निकाल दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से ऑलरेडी आज होमवर्क दूंगा मैं। कल टेस्ट है, टेस्ट के बाद जाकर करना, ज्यादा टाइम भी नहीं, खाली इंट्रोडक्शन वाला करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला करना क्वेश्चन बस, मतलब 1 से लेके 19 तक क्वेश्चन लगाने हैं थर्मोडायनामिक्स में। एक्सरसाइज इसको मिटा दे। अब देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है फिफ्थ पॉइंट जो है आइसोबैरिक प्रोसेस। ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, तो बताइए आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। प्रेशर क्या रहता है इसमें? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आगे भी आएगा। एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का, एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको कैपिटल ऐसे लिखते हैं, और एंथैल्पी इक्वल टू होता है E प्लस PV। E प्लस PV। E मतलब एंथैल्पी है, सॉरी H मतलब एंथैल्पी है, E मतलब एलिमेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको शॉर्ट में याद रखना, फिलहाल आगे काम आएगा। H मतलब इंथैल्पी। इंथैल्पी बराबर होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस PV। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। समझ गए? आओ देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या निकल के आया था? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है। तो बताओ डेल्टा E को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? E2 माइनस E1। कोई मसला इसमें नहीं, इज इक्वल टू Q को यहाँ पे शॉर्ट में मैं P से लिख दे रहा हूँ, QP मतलब हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। QB मतलब हीट इन, QB मतलब हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, और QP मतलब हीट इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा ना, P इनटू
डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, बोला ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलिए बोलिए। अब इसको हम सोल्व करना है तो इसको हम फेंक देंगे इस साइड, तो क्या बन जाएगा यहाँ से QP इज इक्वल टू E2 माइनस E1, बोले लिख सकते हैं ना। और ये प्लस हो जाएगा प्लस P ब्रैकेट में V2 माइनस V1, बोले स्टेप समझ में आया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से क्या आएगा E2 माइनस E1 और प्लस PV2 माइनस PV1, बोले ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब काम की बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, 2 वाला जो टर्म्स है उसको हम एक साथ लिख लें, 1 वाला जो टर्म्स है उसको हम एक साथ लिख लें। क्या कर सकते हैं ऐसा, तो देखो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं E2 और प्लस PV2, कोई मतलब नहीं, माइनस E1 और माइनस PV1, बोले ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना बोल दो तो लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से लिख सकते हैं E2 प्लस PV2 माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर E1 प्लस PV1, बोले ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते अंदर प्लस हो गया। अच्छा E2 प्लस PV2 को क्या हम H2 लिख दें, लिख सकते हैं ना इसे H2 माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम H1 और H2 माइनस H1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा H के। और ये बताओ क्या ये QP के इक्वल होगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस, अच्छा डेल्टा H स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, और हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या QP बराबर डेल्टा ही आएगा, यानी एक जगह हमने पढ़ा कि हीट इज अ स्टेट फंक्शन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहाँ भी देखो हीट इज अ स्टेट फंक्शन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी दो थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसी हो गई जहां पे हीट कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, लिखो सारे पॉइंट्स। अब इसके बाद थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस इस पे आएंगे उसको जनरली मैं पूछूंगा तो बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ये पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा टॉपिक यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल से आज रहने देते हैं, कल उसके मतलब परसों से उसको लगाएंगे। करें बताओ आगे पॉइंट्स। देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस में भी हीट कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा बताओ अगर QP मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम इन आइसोबैरिक प्रोसेस, बताओ उस केस में एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस में इन आइसोबैरिक प्रोसेस, इसको नोट नहीं करना बस ऐसे समझा रहा हूं। आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे QP पॉजिटिव होगा ना, और हमें पता है QP इज इक्वल टू आइसोबैरिक प्रोसेस में QP इज इक्वल टू डेल्टा H होगा। मतलब QP अगर पॉजिटिव है इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। समझ पा रहे हो ना। अगर मैं कहूं कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट रिलीज आउट बाय द सिस्टम, तब उस केस में QP नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो पहले इसमें पॉइंट्स लिख लो। देखना इन आइसोबैरिक प्रोसेस heat is a state function. In isobaric process heat is a state function. ठीक है, बस यहां तक हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो बताना ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, इधर का बेटा बताना स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इन
baric process. Heat is a path function. बोलो सही है स्टेटमेंट, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट कैसा फंक्शन होता है? हाँ, ये फॉल्स है, तो ये करेक्शन क्या होगा? यहाँ पे पाथ की जगह क्या लिखेंगे? स्टेट लिखेंगे। ठीक है। सेकेंड, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो जल्दी से। फॉल्स है। तो बताइए यहाँ पे करेक्शन करना रहेगा तो कहाँ करेक्शन करेंगे? हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में नहीं होता है। वर्क तो स्टेट फंक्शन होता है ना, किस केस में? कौन से प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है। एक और थर्ड स्टेटमेंट, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, in adiabatic process, work done on the system is equal to increase in internal energy. बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है? W के। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव। वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। मतलब स्टेटमेंट क्या है? इक्वल ट्रू है। फोर्थ पॉइंट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, heat is independent of a, बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बहुत ध्यान से सबके आंसर आना चाहिए भाई। ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो मेरे भाइयों, ट्रू फॉल्स है? लाइन होगी तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा ई किसके बराबर होता है? क्यूबी के। तो हमें पता है कि ये जो क्यूबी है क्या डेल्टा ई के इक्वल है ना? डेल्टा ई के बराबर है मतलब स्टेट फंक्शन हो गया। और वही तो लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब स्टेट फंक्शन, मतलब स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिफ्थ पॉइंट, इन बोथ साइक्लिक एंड isothermal process, work done on the system, that is compression, is equal to decrease in, is equal to heat released out by the system. स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, फिर इसका आंसर देना। बोलिए ट्रू है कि फॉल्स है? घर में बोलो ट्रू है। आपका ऐसा क्यों लगा कि ट्रू स्टेटमेंट है? हाँ, साइक्लिक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम में कंप्रेशन ही होता है। हाँ, तो लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन। अच्छे बता दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन W पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इस मान लो साइक्लिक का आइसोथर्मल प्रोसेस को दिया, ठीक है ना, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, डेल्टा लिख दिया तुम लोग, शर्माया ना तो तुम लोग, डेल्टा ई 0 हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? -W। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो W पॉजिटिव है, या तो इसका भी होता है ना, W इज इक्वल टू -Q। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज हीट रिलीज्ड आउट बाय द सिस्टम। तो वही स्टेटमेंट लिखा दिया ना, टेक बोथ साइक्लिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब W पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड आउट बाय द सिस्टम, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? बोलो, जब भी ऐसा रहे तो एक्सप्रेशन लिख दिया करो, इसमें कोई फार्मूला किसी प्रोसेस का याद नहीं रखना है, केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो एक्सप्रेशन बताए हैं बस वो याद रखना है। डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W प्रॉपर साइन के साथ करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। अभी टाइम है तो एक दो क्वेश्चन भी करें उसको। सर कोई नहीं ना घर पे उन्हें कह देता है
तो पार्सल वाले को थोड़ा सा टाइम डिले कर दो, आ जाएगा। 2 लाख है ना? 2 का बुक है जाए। जग करने का जा रहे हो का तुम आज मत हो। चले मैं न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, 2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये लिखे हो कि नहीं तुम लोग? देखो उसको क्या तो YouTube पे होगा कि मैंने तो यूट्यूबर जाके जो नहीं लिखे हैं तो ठीक, मुझे पता नहीं तो पता चलेगा। बस तो आप थर्मोडायनामिक्स पहला न्यूमेरिकल जॉब सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एक बात नहीं करो। 100 कैलोरी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। पहले बताओ यहाँ पे Q पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब Q पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे ना। जब सिस्टम को हम हीट एनर्जी देंगे तो सिस्टम हीट एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो Q = +100 कैलोरी, ठीक है। एंड 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। ये देखो ध्यान से क्या लिखा है? ऑन द सराउंडिंग। बाय द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। हां, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब W = -100 जूल। तो पूछा है फाइंड द चेंज इन एनर्जी। क्या पता करना है? चेंज इन एनर्जी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा E = Q + W। तो Q कितना दिया है? 100 और ये -100 कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन पहले दिया रहेगा और तुम गलत कर दोगे, आंसर सारा गलत है। यूनिट का कन्वर्जन कौन करेगा? हैं? 100 कैलोरी है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.2 जूल। तो 100 कैलोरी मतलब कितना जूल होगा? 420। ये भी तो करना पड़ेगा ना जी। तब यहाँ पर हम लिखेंगे ना जी W = Q + W होता है। Q प्लस में लोगे माइनस में लोगे +100 साइन के साथ रखना और +W को ब्रैकेट में कर लो। कोई संकोच मत करना भी फिलहाल, क्योंकि साइन गलत ना होने पाए। क्या रखेंगे हम? अरे 150 गलती हो रही है। 420 ना 420 और प्लस W को क्या रखेंगे? -100। यहाँ से आ जाएगा 420 - 100 कितना आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा है। तो डेल्टा = Q + W। Q की वैल्यू हमको जूल में रखनी है, तो प्लस रखिए माइनस में रखें? प्लस में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हीट गिवन टू द सिस्टम, तो प्लस में रखेंगे। ऑब्वियसली वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग पे काम कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो W क्या होगा? नेगेटिव। तो यूनिट सेम ले लेंगे, तो यहां से सॉल्व करेंगे और साइन सही रखना। जैसे Q वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव में रखना और वर्क डन ऑन द नेगेटिव, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और क्या लिखा है यहाँ पे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अब ऑप्शन मत चेक किया करो, पहले देख लो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आइडियल गैस का। तो तुम्हें पता है कि इस केस में W बराबर सॉरी डेल्टा E = क्या होता है? W होता है ना। बोलो हाँ या ना। तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो W बेटा यहाँ से नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा ना। मतलब W नेगेटिव होगा मतलब डेल्टा E भी नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना। और आइडियल गैस के केस में E2 - E1, डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E2 - E1 = नेगेटिव होगा ना। यहाँ से E2 मतलब T2 और E1 मतलब T1, मतलब T2 - T1 बराबर क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, T1 या T2? T1 क्या होगा? T2 से ज्यादा होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो बताओ टेंपरेचर बढ़ेगा क्या? नहीं, टेंपरेचर क्या होगा? कम होगा, मतलब फाइनल टेंपरेचर कम होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? और कर दीजिए इसको दोनों। अगर जिस पे कॉपीराइट इस्तेमाल था उसको फौरन डिलीट कर दिया फिर भी नहीं। Wah, ditimah.